तो गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। अपन ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था आपकी बैच में। यस सर। यस सर। ठीक है, लास्ट क्लास में थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस हमने कवर किए थे ना। ओके, आज की क्लास में थोड़ा और आगे कवर करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये ग्रेड 12 का टॉपिक है। आपकी जो 12th में अपन ने पिछली क्लास में जो चीजें कवर करी थी वो 11th की थी, ठीक है। अब ये जो 12th के टॉपिक, इसको ढंग से कवर कर लेते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, समझना अच्छे से, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छे से कवर करते इस टॉपिक को। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मान लो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है, ये उसका मान लो सैंपल स्पेस है। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मान लो आपके पास अलग अलग इवेंट्स है, इवेंट ए और इवेंट ई, या फिर इवेंट एफ। मान लो इवेंट ई और एक है इवेंट एफ, ये इसके सब इवेंट है। अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ अगर एफ ऑलरेडी हो चुका हो। इसको डिनोट करने का तरीका ऐसे स्लैश भी होता है, या फिर ऐसे लाइन होती है, या फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डिनोट करने का इसका तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ई स्लैश एफ। इसको लिख लो आप। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। अब इसको थोड़ा और समझना हो अगर, तो देखो वेन डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया मैं आपको हल्का सा देता हूँ। मान लो एक इवेंट था ई, इस पूरे ई की प्रोबेबिलिटी थी मान लो 0.5। एक इवेंट एफ है, उस एफ की प्रोबेबिलिटी मान लो पूरे सर्कल की 0.6, और ये मान लो 0.2 है। ये क्या है? 0.2। अब ये 0.5 पूरे का, ये 0.2, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 0.3। और ये बचा हुआ कितना होगा? 0.4, है ना? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा और एग्जांपल से अगर आपको समझना है तो एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल अगर ये पूछता हूँ, एक डाई को मैंने थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 1/6। 1/6 आया ना?
Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? अच्छा, तो अगर सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी पूछता हूं तो 1/6 है। अब इसी में इन थ्रोइंग अ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 गिवन दैट द नंबर इज ऑड। मतलब आपको ये बता दिया गया है कि डाई को थ्रो करने पे एक नंबर ऑड आया है, ये आपको पहले से ही बता दिया गया है। गिवन दैट द नंबर इज ऑड, अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6. 1/3. हाँ, कितनी होगी? 5 के आने की प्रोबेबिलिटी, हाँ बोलो। 3. 1/3. 1/3, वेरी गुड, है ना? क्योंकि अब मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। गिवन दैट द नंबर इज ऑड, ये हमको पहले से बता दिया गया है कि नंबर क्या है आपका? ऑड है ना? तो नंबर अगर ऑड है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 135। अब इसमें से 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3, हाँ, है ना? अंडरस्टूड? तो Yes, ये हो ma'am. गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको Yes, बोलते हैं sir. कंडीशनल। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गिवन दैट ऑड इज अकर्ड। ठीक है? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7. 1/7, वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं ये पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ट्यूसडे गिवन दैट इट इज अ वीकडे। अच्छा, वीकडे का मतलब जैसे सैटरडे और संडे को वीकेंड बोलते हैं, वीकडेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे को वीकडेज बोलते हैं। वीकडेज मतलब ये मंडे टू फ्राइडे वीकडेज होगा और वो सैटरडे संडे वीकेंड होता था। तो अब बताओ, अगर ऑलरेडी गिवन है वीकडे है तो ट्यूसडे के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/5. 1/5. 1/5. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. तो ये Yes, sir. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल था, लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे ताकि आपको आगे जाके अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते तो आप उसको प्रॉपरली कर पाओ। तो कैसे करेंगे, सुनो समझो। इसका ये हो जाएगा फॉर्मूला कि अगर मान लो आपके पास दो इवेंट है ई और एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज अकर, तो सबसे पहले क्या लोगों दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर एक बार दोबारा है? बताना. हाँ, एक मिनट। ई और एफ वापस से सिखा रहा हूँ। ई और एफ मान लो दो इवेंट है सैंपल स्पेस एस के, है ना? ई और एफ दो इवेंट है जिसका सैंपल स्पेस एस है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ हैज अकर्ड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ई स्लैश एफ, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। इसका बाद इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अंडरस्टूड? ये Yes, sir. फॉर्मूला लिख लो। दो तरीके याद करने के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इक्वल टू ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो आपका फाइनल फॉर्मूला ऐसा है जिसको आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं एक बार और। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मान लो ऐसा दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, तो बताओ क्या आंसर आता है? P Probability of A intersection B intersection B upon probability of P B. B. हाँ, जो गिवन इवेंट होता है उससे उससे डिवाइड करते, ध्यान रखना। इसको लिखने का तरीका क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए प्रॉपरली। तो आपको क्या करना है, बस इवेंट्स को डिफाइन करना है ई और एफ, और देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। चलो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ ई, एफ बाई ई और ई बाई एफ, दोनों का आंसर निकालो जल्दी से। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करो। डन एवरीवन?
Yes, sir. Yes, फर्स्ट का sir. आंसर क्या आ रहा है? Yes, sir. 1/3. So 1/3. और सेकंड पार्ट का? 2 2/3. by 3. 2/3. 2/3. अच्छा 2 by 3. ओके, चलो चेक कर लेते हैं। ये इस वेन डायग्राम से भी इसको समझने की कोशिश करते हो, बिना वेन डायग्राम से भी समझेंगे। देखो ये आपका सैंपल स्पेस है पूरा एक्सपेरिमेंट का, उसमें इवेंट ई और इवेंट एफ है। ये इवेंट ई है मान लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.6। ये पूरे इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। ये इवेंट एफ है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी है 0.3 इस पूरे इवेंट की, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। अब सबसे पहले हमको ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हैज अकर्ड, मतलब ई ऑलरेडी हो चुका है, ई ऑलरेडी मान लो हो चुका है, मतलब ये सर्कल ऑलरेडी हो चुका है, इसमें एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बताओ इसमें एफ वाला हिस्सा कौन सा है? अगर मान लो ई ऑलरेडी हो चुका है, इसमें एफ वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला, हाँ है ना? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टोटल एफ कितना? 0.3, और आपको कौन सा चाहिए? 0.2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 अपॉन 0.3। लॉजिकली समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई हैज अकर्ड, अगर ई ऑलरेडी हो चुका है, इसमें एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इतना पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। अंडरस्टूड? दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, ऐसे फॉर्मूले में भी आप रख दोगे वैल्यू, फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. चलो ये सॉल्व करो जल्दी से। ट्राई। डन एवरीवन? Yes, sir. चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.32. 0.32. ओके। इन्होंने के वेन डायग्राम से बताया है, अपन बिना वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, है ना? ठीक है, कर लोगे सॉल्व? क्या Yes, दिया sir. हुआ है? बी बाई ए दिया हुआ था, तो बी बाई ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes, ए sir. बाई बी, ए बाई बी में फॉर्मूला ये लग जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो दूसरा आंसर आ गया। थर्ड यूनियन, यूनियन में फॉर्मूला ये लग जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो ये वाला ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डन एवरीवन। देखो क्या आंसर आया, Yes. आंसर क्या आया? देखो जैसे सिंपल सोचना है वैसे सोचो, आप सही निकालोगे, तरीका सोचो। आंसर क्या आ रहा है? जैसा फॉर्मूला अप्लाई करना वैसे फॉर्मूला अप्लाई करो, अपना आप आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तीन लोग थे, Yes, sir. तीन लोगों को पिक्चर खिंचानी है। ये बिना सॉल्व करे ओरली भी हो सकता है वैसे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, फिर ओरली भी बता दूंगा। मदर फादर एंड सन, इवेंट ई क्या है? इवेंट इज सन ऑन वन एंड, सन ऑन एनी वन एंड, है ना? ये इवेंट ई है। इवेंट एफ क्या है? फादर इन मिडिल। अब देखो इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी लॉजिकली, अगर अपन 2 सोचे? by 6. सन इन वन एंड, हाँ बताओ कितना आएगा? So 2 by 6 equals to 1 by 3. ओके, देखो सन ऑन वन एंड, देखो आपके पास तीन पोजीशन है, सन किसी एक एंड पे है, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ होगा, हाँ है ना? Yes. क्लियर है? ये दो पॉसिबिलिटी। अब अगर सन यहाँ पे है तो इसको भरने के कितने तरीके? Father, mother, father. दो तरीके हैं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. मदर यहाँ पे आ जाए, फादर यहाँ पे आ जाए, फादर यहाँ पे आ जाए, मदर यहाँ पे आ जाए, तो दो तरीके हो गए। क्लियर है? Yes, sir. अब इधर इधर सोचते हैं, अगर सन यहाँ पे है तो इसको भी भरने कितने तरीके? दो। क्लियर है? तो टोटल तरीके कितने हो गए? चार। बोलो। Yes, sir. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 6. 6. तीन। तीन लोगों को तीन जगह पे फिटअप करना है, तो तीन लोगों को तीन जगह पे बिठाने का तरीका कितना होता है? 3 फैक्टोरियल। Yes, sir. Yes, sir. तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ऑफ इवेंट ई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज कितना हो जाएगा? 4/6, 2/3, हाँ है ना? Yes, sir. अब फादर को अगर मिडिल में आ जाए, यहां तक समझ में आ रहा है? सही है? Yes, sir. फादर अगर मिडिल में आ जाए तो इसको भरने कितने तरीके हो जाएंगे? दो तरीके, सन यहाँ पे, मदर यहाँ पे, और मदर यहाँ पे, सन यहाँ पे, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इसके क्या हो जाएंगे? 2/6, दैट इज 1/3। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आई 2/3, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3। सर ये वाला दोबारा बताना एक बार, कौन सा वाला? जो नीचे वाला है। फादर अगर मिडिल में बैठेंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? सर जहाँ पे सन है वहां पे मदर को भी एक बार रखते हैं दो। तो रखा ना नीचे। ओके सर। देखो चलो, देखो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएंगे? 6 इवेंट आ जाएंगे। आपको पता है तीन लोगों को तीन जगह पे बिठाने के तरीके 6 होंगे। स्टार्टिंग में मदर, फिर स्टार्टिंग में फादर, स्टार्टिंग में सन, ऐसे करके टोटल 6 तरीके। बोला सन ऑन वन एंड, तो सन ऑन वन एंड कितने इवेंट हो जाएंगे? 4। क्लियर है? फादर इन द मिडिल, फादर मिडिल में बैठे, इसके इवेंट कितने होंगे? 2। ऐसे भी सोच सकते हो।
और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा दोनों का? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ई और एफ का? चलो आप वही सुनो ध्यान से, एक बार आपको समझाता हूँ। देखो, सन एट वन एंड, इवेंट ई, कि सन एक किसी एक एंड पे आ जाए, तो अगर सन यहाँ पे है तो यहाँ पे फादर आ सकता है, यहाँ पे मदर। यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मदर, यहाँ पे फादर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सन इधर आ जाए, तो यहाँ पे फादर, यहाँ पे मदर, और यहाँ पे मदर, यहाँ पे फादर। अंडरस्टूड? तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ये इवेंट ई के नंबर ऑफ केसेस है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 4। इवेंट एफ कि फादर अगर मिडिल में आ जाए तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, सन यहाँ पे, मदर यहाँ पे, मदर यहाँ पे, सन यहाँ पे। तो टोटल इसमें इवेंट कितने बनेंगे? 2। कितने बनेंगे? 2। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा निकालना पड़ता है ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि फादर मिडिल में और सन एक एंड पे। तो सन यहाँ पे आ जाए तो फिर मदर यहाँ पे आएंगे, फादर यहाँ पे और सन यहाँ पे, तो फिर मदर को यहाँ आना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन में भी कितने एलिमेंट आएंगे? 2। इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीजें हो रही हो कि सन भी एक एंड पे हो, फादर भी मिडिल में हो, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। अंडरस्टूड? यस सर। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ई बाई एफ। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट थे? 2। और एफ में कितने एलिमेंट है? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। One. अब देखो, ये इतना मेहनत करने के बाद है। अब ये क्वेश्चन लॉजिकली भी किया जा सकता था कि अगर फादर मिडिल में है और सन, आपके निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ हैज अकर्ड। लॉजिकली सोचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब आंसर आपका 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 कब आता है? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट है, मतलब तो ये 100% ही होना है। और लॉजिकली भी क्लियर था कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है। एफ ऑलरेडी हो चुका है इसका मतलब क्या है? कि फादर मिडिल में ही बैठेंगे। ये ऑलरेडी फिक्स है कि फादर मिडिल में ही बैठे हैं। तो पूछा है कि सन कॉर्नर पे बैठे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 100% ही होगी ना। अगर फादर मिडिल में तो सन को कॉर्नर पे ही आना पड़ेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. ओके, चलो ये ट्राई करो। ये भी आसान है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन लेकिन आसान है। ट्राई करो।
हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो जाएगा। इवेंट्स डिफाइन कर दो ई एफ, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे दो तरह अलग अलग चीजें थी। एक तो दो तरह के क्वेश्चन थे, ट्रू एंड फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स में भी बोला क्या क्या है, कितने इजी है, 300 इजी, 200 डिफिकल्ट, टोटल 500 है। मल्टीपल चॉइस में 500 इजी क्वेश्चन है, 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 500, यहाँ के टोटल कितने हो गए 900। टोटल इजी क्वेश्चन 800 है, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स सब मिला के 1400 क्वेश्चन है। क्लियर है। दो वेराइटी के क्वेश्चन थे, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस, इसमें भी दो वेराइटी, इजी डिफिकल्ट। अब इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। इफ of a question selected at random from the question bank, what is the probability that it will be a easy question given that it is a multiple choice? ऑलरेडी जो इवेंट हो चुका है वो कौन सा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो इसको लॉजिकली देखो ध्यान से, आंसर कितना आ रहा है, किसी का आया 5/9. ओके वेरी गुड। तो दो इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। It is a multiple choice question. Given that it is a multiple choice question, find the probability of easy question. Event E, easy question. Event F, multiple choice question है। निकालना क्या है, probability of E, F has occurred। फॉर्मूला बन जाएगा probability of E intersection F divided by probability of F. F is number of element in E intersection F divided by number of element in F. E intersection F का मतलब है easy भी हो और MCQ भी हो। तो easy MCQ कितने हैं 500. 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। F मतलब MCQ क्वेश्चन। टोटल MCQ क्वेश्चन कितने हैं 900. 900 है ना। MCQ क्वेश्चन कितने हैं 900, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/9। अंडरस्टूड, बोलो Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, करो ये ट्राई। हो गया सर। Yes, sir. हो गया, Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है। Yes, sir. 1/15। 1/15. 1/15. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं, चलो सबका एक जैसा आ रहा है। गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द number on the die is 4।
गिवन दैट द टू नंबर आर डिफरेंट, है ना। अब यहाँ पे भी इवेंट ई और इवेंट एफ डिफाइन कर सकते हो दो। इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ऑन द नंबर इज 4, सम ऑफ नंबर इज 4। इवेंट एफ number on two dice is different, तो क्या हो जाएगा, ई एफ has occurred, probability of E intersection F divided by probability of F, number of element in E intersection F divided by number of element in F। फॉर्मूला अब बस इवेंट डिफाइन करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप चीजें रास्ता निकल जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा कि सम भी 4 हो और दोनों पे नंबर भी डिफरेंट हो। देखो सम 4 होने के क्या क्या चांसेस है, सम 4 कब होगा, 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, 3 के साथ 1, यही तो 3 केसेस है ना। Yes, sir. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों पे नंबर भी डिफरेंट है और सम भी 4, तो नंबर भी डिफरेंट सम भी 4, तो दो पॉसिबिलिटी है अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अब एफ में कितने आएंगे कि दोनों डाइस पे डिफरेंट हो, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 30 एलिमेंट आएंगे, 30 है ना। टोटल 36 होते हैं, दो डाइस को थ्रो करने पे टोटल 36, और सेम वाले कितने होते हैं 6, तो इसमें कितने आएंगे 30। तो आंसर क्या आएगा 2/30, दैट इज 1/50। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अभी भी टफ नहीं है, आसानी है, समझो अच्छे से इसको। इसको एग्जांपल से समझते तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। एक बैग है मान लो जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 3 ब्लू बॉल है मान लो। इस बैग में से दो बॉल्स को निकाला गया मान लो, है ना। आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, टेकिंग 2 बॉल्स फ्रॉम द बैग। आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, लिख लो चलो पूरा क्वेश्चन। अ बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक 3 बॉल, 2 balls are drawn, 2 balls are drawn without replacement, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, बॉल पहली बॉल निकाली उसको साइड में रख दिया, दूसरी बॉल निकाली, मतलब विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने पहली बॉल निकाली, कलर देकर वापस अंदर रख दिया बैग में, फिर दूसरी बॉल निकाली, ये होता है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहली बॉल निकाली उसको साइड में रखा फिर दूसरी बॉल निकाली, ठीक है। 2 balls are drawn at random without replacement, find the probability that first ball is black and second is blue। Two balls are drawn at random from the bag without replacement, find the probability that first ball is black second is blue। तो नॉर्मली सोचो, बताओ आंसर कितना आएगा। पहली बॉल ब्लैक आए और सेकंड ब्लू आए, तो बताओ क्या आएगा आंसर। फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी
5/8. 5/8। और सेकेंड बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 3/7. 3/7. 3/7। यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होता है एक्चुअली। अब इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के रूप में कैसे देखा जाता है सुनो ध्यान से। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे इवेंट डिफाइन करता हूँ, इवेंट ई फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और इवेंट एफ हम डिफाइन करते हैं सेकेंड बॉल इज ब्लू। और आपको निकालना क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आपको निकालना था कि पहली ब्लैक हो एंड सेकेंड ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपने क्या करा, आपने ऐसा निकाला इसका सॉल्यूशन। बेसिकली पहले हम आपने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय, फिर आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई हैज अकर्ड। अगर ई मान लो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एक बॉल कम हो गई है, अब एफ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आपने बताया 3/7। यहाँ पे आपने पुराने इवेंट को भी तो कंसिडर किया है, एक बॉल कम हो चुकी है ना। और ये फॉर्मूला हमारा इससे भी आ जाता अगर आप ये देखते ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला भी हमने सीखा है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई मतलब एफ इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई हैज अकर्ड, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सॉरी यहाँ पे ई आएगा ना नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई है सकड़, है ना। तो ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही तो आएगा अल्टीमेटली। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो जब भी एक के बाद एक इवेंट होते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसलिए बोला मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो आपने अभी फॉर्मूला दिखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यहीं से मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई, एफ एज अकर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तीन के लिए भी ऐसा कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो पहले पी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एफ, ई है सकर्ड, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ जी, ई एंड एफ बोथ है सकर्ड। ठीक है, वो अपन नॉर्मल क्वेश्चन से ही करेंगे इसको, मतलब फॉर्मूला तो बस समझाने के लिए सिखाया है, लेकिन आप लॉजिकली भी इस चीज को डील कर सकते हो। जैसे इसी बैग में अगर 3 बॉल होती और यहाँ पे बोल देता मान लो 2 ग्रीन बॉल, बोलता मैं कि तीन बॉल निकाली गई, तो 3 बॉल में फर्स्ट ब्लैक सेकेंड ब्लू और थर्ड ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो आप बोलते दिस 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, तो 3 के लिए भी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ये ट्राई करो। हो गया?
Yes, sir. Okay. Two cards are drawn at random without replacement from a deck of 52 cards. Find the probability that both are black card without replacement. कि दोनों ब्लैक कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बताओ, फर्स्ट पहली बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 26 by 26. 52. 52, वेरी गुड। और सेकंड बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 25 by 25 by 51. 25 by 51. वेरी गुड, अंडरस्टूड है? हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सॉल्व करो, ये भी आसान है, ढंग से डायग्राम मतलब सोचो क्या क्या दिया हुआ है, बॉक्स बना लो। डन, बहुत जल्दी हो गया। देखो Yes, sir. क्या बोला गया है, एक ऑरेंजेस है, एक्सपेरिमेंट क्या है, 3 ऑरेंजेस को एग्जामिन करना। A box of oranges is inspected by 3 randomly selected orange without replacement. 3 oranges को निकाला गया बॉक्स में से। If all the oranges are good, the box is approved for sale. Sale पे कब अप्रूव होगा? जब सारे के सारे oranges good होंगे, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good, 3 are bad will be approved for sale. वो सेल पे अप्रूव कब होगा? जब तीनों के तीनों ऑरेंज अच्छे होंगे, हाँ, है ना? Yes, sir. एक बैग Yes, sir. के अंदर 12 अच्छे हो, 3 खराब ऑरेंजेस है, उसमें तीनों अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? ऑल गुड, गुड गुड एंड गुड। तो पहली बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12 by 12 by 15. 12 by 50। सेकंड बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी 11 by 14. वेरी गुड, 11 by 14, और इसी तरह से 10 by 30। तीनों को आपस में 13. मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. पहली बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12 by 15, सेकंड बार वापस गुड आने की प्रोबेबिलिटी 11 by 14, और तीसरी बार वापस गुड आने की प्रोबेबिलिटी 10 by 13। तीनों को आपस में 10 by मल्टीप्लाई। 13. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है और कैसे चेक करेंगे कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसको भी बहुत अच्छे से समझो। तो सुनो ध्यान से, आपके पास इवेंट ई और एफ, दो इवेंट है। इवेंट ई और इवेंट एफ, आपके पास दो इवेंट है मान लो। एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 12 गुड ऑरेंजेस हैं, 3 डिफेक्टिव थे। ठीक है, 12 गुड 3 डिफेक्टिव। इसमें से मान लो 2 ऑरेंज निकाले गए विद रिप्लेसमेंट। क्या बोला गया? विद रिप्लेसमेंट। तो देखो, पहले वाले की दोनों गुड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, तो पहली बार गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12 by 15। और इस बार क्वेश्चन में क्या है? विद रिप्लेसमेंट, मतलब ऑरेंज निकाला वापस बैग में रख दे, तो दूसरी बार भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 12 by 15 ही आ जाएगी। 12 by 15. तो कहने का मतलब क्या है, इवेंट ई और एफ में ई हो गया है, और एफ के केस में एफ जो है वो ई पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो सेकंड इवेंट कर रहे हो क्या, फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है क्या? No, sir. नहीं। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में पहला सेकंड इवेंट फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके पहले जितने भी था, आगे वाले इवेंट अपने पीछे वाले इवेंट से डिपेंड कर रहे थे, हाँ, है ना? Yes, sir. क्लियर है? मान ले 52 कार्ड्स हैं,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक। दोनों बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी मालूम, वो क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट। तो दोनों बार ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 26/52। अब जब सेकेंड बार में करूंगा तो फर्स्ट वाले पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। मतलब कि जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एफ, सिंपल एफ। यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि गिवन ई हैज अकर्ड। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं एनर्जी नहीं लग पा रही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे पी ऑफ एफ गिवन ई हैज अकर्ड। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का तरीका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का तरीका क्या है, अगर आपका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर आ रहा है मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब ये जो एलएचएस आरएचएस अगर आपस में बराबर आ गए, मतलब कैसे चेक करोगे इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आप क्या निकालोगे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये निकाल लेना, और आप निकालना पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ये निकाल लेना। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको और एग्जांपल समझते हैं, डोंट वरी। जैसे ई एंड एफ are two events such that the probability of occurrence of one is does not affect by the, मतलब अगला इवेंट पिछले वाले इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, एक पे मान लो ये है फर्स्ट ई, ई मान लो कि इवेंट है कार्ड इज हार्ट। इवेंट ई क्या है कि कार्ड इज हार्ट, तो हार्ट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/52. 13/52. वेरी गुड 13/52, वेरी गुड 1/4। एक इवेंट एफ मान लो द कार्ड इज किंग, तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52. 1/13. वेरी गुड 4/52 1/30। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई इंटरसेक्शन एफ, सोच के बोलना। ई एंड एफ मतलब इंटरसेक्शन, हार्ट किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ 1/52. हाँ 1/52 होगा। इंटरसेक्शन में किंग ऑफ हार्ट तो एक ही फेवरेबल है, टोटल 52 है, हाँ है ना, यस सर। है ना। तो यहाँ पे मैंने इवेंट ई डिफाइन किया, इवेंट एफ डिफाइन किया, उनका इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, चेक करके बताओ। Yes, तो sir. बताओ कैसे चेक करोगे, Yes. तरीका क्या रहेगा चेक करने का। So P in E intersection F equals to PE into PF. हाँ, पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ का जो प्रोडक्ट है वो इंटरसेक्शन के बराबर आ रहा Yes, है ना। sir. मतलब यहाँ पे देखोगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 1/13, 1/52 आएगा, और वो उसके बराबर है, मतलब क्या है इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इंडिपेंडेंट कब होगा, जब प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। क्लियर है? और अगर मान लो प्रोडक्ट के बराबर नहीं है तो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब दोनों प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। अच्छा, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अंतर है, ध्यान, दोनों को सेम मत कर देना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को चेक करने के लिए तरीका क्या सिखाया था, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब आगे वाला इवेंट के होने से पिछले वाले इवेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो इंडिपेंडेंट है। दोनों में अंतर है, इसलिए आपको ये समझना है। अंडरस्टूड? चलो Yes, sir. यस सर। इसको ट्राई करो, चेक करो क्या इवेंट ए और इवेंट बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं।
बताओ क्या आ रहा है? Sir, not independent. नॉट आ रहा है, पक्का? बाकी सबका भी यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो इवेंट देखो, सैंपल स्पेस 1 से 6, इवेंट एक है, नंबर इज इवन, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 4 6। ये इवेंट ए था। इवेंट बी मतलब रेड नंबर बॉल रेड, रेड में कौन कौन से दिए हुए हैं? 1 1 2 3. 3 1 2 3 है ना, तो नंबर इज रेड, इस ए 1 2 3। अच्छा, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, और बी की भी कितनी हो जाएगी? 3/6, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा, अब इनका इंटरसेक्शन पता करते, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? नंबर इवन भी 2. और रेड भी हो, सिर्फ अकेला 2 आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 by 1 by 6. 6. 1/6। अब यहाँ पे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? 1/4। और ये इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है, मतलब इवेंट कैसे हो जाएंगे? नॉट इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड नाउ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये ट्राई करो। हो गया सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. यूनियन की प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यूनियन वाला। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ बी, इनकी वैल्यू पुट अप कर दोगे, और इसके उल्टे का भी प्रॉब्लम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. देख लो, सबको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन सब कुछ? चलो ये ट्राई करो। Not independent.
नॉट इंडिप अब देखो ये क्या है, नॉट ए नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है? देखो नॉट नाइदर ए नॉर बी है ना, ए भी नहीं बी भी नहीं, Yes, sir. नॉट ए और नॉट बी। देखो नॉट ए मतलब ए डैश या फिर ए बार, नॉट बी मतलब बी बार, और मतलब यूनियन, है ना? सही है, ऐसा सोचा था आपने? Yes, sir. तो इसको बताओ कैसे लिखेंगे? सेट्स में पढ़ते थे, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, बताओ। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ, पी इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश, है ना? यस सर। ये होल बार हटेगा तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो, ये समझ में आ रहा है? सेट्स में होता है फॉर्मूला, ऐसा पढ़ा होगा, या तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। या ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश यूनियन बी डैश। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, होल डैश की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बताया था, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? होल डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश की क्या हो जाएगी? 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये क्वेश्चन में कितनी गिवन थी? 1/4 के बराबर। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आपका आ जाएगा। 3/4. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आया? Sir, आ गया. ठीक है, देखो याद रखना, ए यूनियन बी का होल डैश होता ही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी होल डैश की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमने ए बार यूनियन बी बार को क्या लिखा? ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू हमको गिवन थी 1/4, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इंटरसेक्शन पता चल गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट वैसे भी इसके बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब क्या आ जाएगा? नॉट इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में भी और भी क्वेश्चन हैं। आप जाकर मान लो, आप स्कूल तो नहीं जा रहे हो, कल संडे ही है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट के बेसिस पे मैंने जो जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए उनको ट्राई कर लेना। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि वेक्टर 3D के मैंने पीवाईक्यू अपडेट करे आपकी पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में। 20 क्वेश्चन वेक्टर के, 20 क्वेश्चन 3D के, बहुत इजी वाले क्वेश्चन अपडेट किए, इजी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने पीवाईक्यू वाली वर्कशीट में जाकर वो वेक्टर 3D के क्वेश्चन संडे में निपटा लेना। क्लियर है यस सर। एवरीवन? ओके, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक एनसीईआरटी थोड़ा फंडामेंटली रिवाइज करके आना।